गुड मॉर्निंग। डे 4 मीन्स आज का मेरा आखिरी दिन यहाँ पे बनारस में, और मैं अभी सारनाथ में आया हूँ। सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध की नगरी है। मैंने टी शर्ट भी वैसी ही पहनी है जिसपे कि महात्मा बुद्ध की फ़ोटो बनी हुई है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ये जगह है। इसका मतलब ये एक पुरानी चीज़ है, पुरातत्व विभाग ने किया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सारनाथ जो है वो वाराणसी से करीब 15 किलोमीटर दूर है और बहुत ही ट्रैफिक वाले एरिया से आना होता है। तो मैंने वहाँ से बनारस के सेंटर से एक ओला बाइक लिया, तो उसमें हम कंफर्टेबली आ गए। अदरवाइज़ तो बहुत रश हमने पाया रास्ते में। तो अभी हम आगे एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सारनाथ में क्या क्या है। मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइड हूँ। भगवान बुद्ध के 4 महान तीर्थ स्थल लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, इन चारों तीर्थ स्थलों में पहला तीर्थ स्थल जो है सारनाथ का आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान को उन्होंने यहीं बांटा था। जन्म और मृत्यु सभी के साथ जुड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके पास ज्ञान है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया और ज्ञान को बांटा। इसलिए 2 स्थान बोधगया और सारनाथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में आता है, और सारनाथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश ही नहीं दिया है, यहाँ पे संघ का भी निर्माण किए हैं। जब सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता के हाथ से खीर खाए और कठोर तपस्या का त्याग करके मध्यम मार्ग अपनाए, तो उनके 5 शिष्य उनसे नाराज़ हो गए और उन्हें लगा कि जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और उन्होंने सुन रखा था कि काशी में एक स्थान है ऋषिपत्तन मृगदाव। सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन मृगदाव है। तो उन्होंने सुन रखा था कि काशी में ऋषिपत्तन मृगदाव में लोगों को कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध से पहले ही 560 ऋषि मुनियों को यहाँ पे मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, तो अपने गुरु के पास अलार कलाम के पास गए अपने ज्ञान को बताने के लिए, लेकिन उनका उस समय देहांत हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति से पता लगाया कि यही 5 शिष्य मेरे ज्ञान को समझ सकते हैं। तो वो बोधगया से चल के आए और यहाँ पे एक आगे चौखंडी स्तूप है, उसी स्थान पे जो है वो 5 शिष्य बैठ के ध्यान और तपस्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उनको जो है 5 शिष्यों ने उनका वहीं पे स्वागत किया। उनको लेके बुद्ध आए और पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश जहाँ दिए हैं, अब उस स्थान पे स्तूप बन गया है, जिस स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। ये जो है आपका मोनास्ट्री है, बिहार है। ये मोनास्ट्री नंबर 7 है। कुषाण काल में यह 1 मंजिला था, गुप्त काल में इसको 3 मंजिला किया गया था। पीछे का भाग जो है अन्न भंडार के लिए प्रयोग होता था और चारों तरफ इसके रूम्स बनाए गए थे। हर विहार में एक कुआं होता है। तो ये जो बीच का भाग है आंगन, वो स्नानागार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसकी जो है यहाँ पे एक बौद्ध नगर स्थापित हो गया था। ये जो सामने जो मंदिर है पीला वाला, यह जो है जैन मंदिर है। 11वें तीर्थंकर श्रेयंसनाथ का यहाँ जन्म हुआ है। वाराणसी 3 धर्मों की जननी है, हिंदू, बौद्ध और जैन। यहाँ से 3 धर्म निकले हैं। जैसे जेरूसलम इजराइल से 3 धर्म आए हैं, जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम। इसका जो वर्तमान नाम है सारनाथ, ये सारंगनाथ से आया है। होता हिरण, नाथ माने स्वामी, हिरणों के स्वामी। बुद्ध का एक पूर्व जन्म हुआ था हिरण के रूप में, नियोद्रत बोधिसत्व के नाम से जाने जाते हैं। उसके वजह से बौद्ध लोग इसे सारनाथ के नाम से जानते हैं। श्रेयंसनाथ की वजह से इसका नाम भी सारनाथ पड़ा है, जिसको जैनी लोग जानते हैं। यहीं पे भगवान शिव का एक मंदिर है, सारंगनाथ महादेव मंदिर। उसकी वजह से भी इसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारंग माने होता है हिरण, नाथ माने स्वामी, तो हिरणों के स्वामी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का एक पूर्वजन्म जातक की कथाओं की था। और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, सारंगनाथ महादेव मंदिर, जो जीजा साले के मंदिर के नाम से फेमस है। भगवान शिव और उनके साले यहाँ पे स्थापित हैं। वाराणसी, ये जो सारनाथ है 6 सेंचुरी BC से लेकर 12 सेंचुरी AD तक एक बौद्ध नगर हो गया था। जैसे हिंदू नगर गंगा जी के किनारे बसा हुआ था, वैसे ही एक बौद्ध नगर था। 12वीं शताब्दी में 1194 में
मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी और उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में वाराणसी पे आक्रमण कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, हजारों हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जैनियों के मंदिरों को तोड़ा, व्यापारियों के साथ और मंदिरों में लूटपाट किया, बौद्धों के मंदिरों को भी तोड़ा, उससे भी लूटपाट किया, लेकिन इनका नरसंहार भी कर दिया। जो थोड़े बहुत बुद्धिस्ट बचे हुए थे वह डर के मारे हिमालय पे भाग गए। आजकल जो बौद्ध धर्म थोड़ा बहुत हमें मिलता है वो हिमालय के एरिया में मिलता है। 6th सेंचुरी BC में जब 12th सेंचुरी AD में जब उन्होंने सब कुछ नष्ट किया था और लूटपाट मचाया था, 1400 ऊँटों पे लाद के वह खजाना लेके गए थे। जब मुस्लिमों ने सब तोड़ा तो स्तूप को नहीं तोड़ा, क्योंकि स्तूप जो है यह बौद्धों की कब्र है, ये महापरिनिर्वाण का सिंबल है। इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी जाती थी। अब इतने बड़े बड़े स्तूप बनाने का औचित्य क्या था? तो मुस्लिम लोग भी कब्रों को नहीं खोदते थे, इसलिए उन्होंने स्तूप को नहीं तोड़ा। अब इतने बड़े बड़े स्तूप बनाने का मतलब क्या था? क्यों इतने बड़े बनाए? क्योंकि 2000 साल पहले मंदिर नहीं बनता था, 2500 साल पहले पत्थरों पे मूर्तियां नहीं बनती थी, मूर्तियां बनती थी लकड़ियों पे और मिट्टियों पे, और बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे अस्थियों पर स्तूप बना के उसकी आप पूजा कर सकते हो। तो जब बुद्ध मरे 80 साल की उम्र में, तो उनके शरीर को जो है जलाया गया। जलाने से पहले ही उनके शरीर पर रासायनिक लेप लगाए गए। रासायनिक लेप लगे होने की वजह से मांस और चमड़ा जल गया, हड्डियां शेष रह गई। उसे 8 भाग में बांटा गया और सोने के बड़े बड़े घड़े में उनके उस अस्थियों को रखा गया। रख के जो है उनके जीवन से जुड़े हुए अन्य चीज़, जो उनके भिक्षा पात्र थे, चीवर थे, माला थे, और उस समय के सिक्के भी रखे गए। ज़मीन को 7 से 8 मीटर गड्ढा किया गया, करके उसे सेंटर में रख के मिट्टियों और ईंट से एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया गया, सिलेंड्रिकल। 8 मीटर ज़मीन के नीचे, 8 मीटर ज़मीन के ऊपर, कुल 8 स्तूप बने। लेकिन कोई भी यहाँ नहीं बना। वह बने आपके कुशीनगर में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, राजगीर में, लेकिन यहाँ नहीं बना। बुद्ध 35 साल में ज्ञान प्राप्त करते हैं, 80 साल में महापरिनिर्वाण। 45 साल तक उन्होंने लोगों को जीवन जीने की कला सिखाया। लेकिन बौद्ध धर्म पूरे भारत में नहीं था, भारत से बाहर नहीं था, यह केवल 400 किलोमीटर के एरिया में ही था। बुद्ध के मरने के 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसने भारत पे 40 साल शासन किया, 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, और 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा किया और बौद्ध धर्म को राज प्रश्रय दिया। उन्होंने इन स्तूपों को खुलवाया ताकि और अस्थियां मिले और उस पर और स्तूप बना सकें। तो 7 स्तूप खुलवाया, जिससे उनको अस्थियां मिली। उस पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 बार टीचिंग किया था। तो 250 BC में अशोक यहाँ भी आते हैं और 2 स्तूप बनवाते हैं। धमेक स्तूप, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, पहला उपदेश दिया था, और ये जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये भी दूसरा स्तूप था। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया था, इसलिए इसका नाम धर्मराज का स्तूप पड़ा। तो अशोक ने यहाँ 2 स्तूप बनवाए, अशोकन पिलर बनवाया और विहार बनवाया। मुस्लिमों ने जब सब तोड़ा तो ये 2 स्तूप को ये नहीं तोड़े थे, और ये दोनों स्तूप ऐसे ही पड़े हुए थे। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, 600 साल के अंदर लोकल लोग इसके इम्पोर्टेंस को भूल गए। धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने वो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज करना शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी में 1794 में महाराजा बनारस का जो दीवान था जगत सिंह, वाराणसी में जगतगंज मोहल्ले का निर्माण करना चाहता था। उसे भी बिल्डिंग मटेरियल्स की आवश्यकता थी, और आया और उसने दूसरा स्तूप दुर्भाग्यवश तोड़ दिया। जब उसने दूसरा स्तूप तोड़ा तो उसे भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली, जो ग्रीन मार्बल कास्केट में था। ये वाला जो है, हाँ, जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म, बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो जो दूसरा स्तूप से उसको जो भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली, उसी समय उसे ये ज्ञात हो गया कि यह स्थान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कोई पवित्र स्थान है। उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दूसरा स्तूप न तोड़ा जाए। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर से उसने कंसल्ट किया। बनारस का उस समय जो कमिश्नर था जोनाथन डंकन, 1798 में इसमें स्टडी करता है और उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। जब शोध पत्र जारी हुआ तो विश्व के सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद एवं बौद्ध देशों के धर्मावलंबी इसको जानने के लिए उत्सुक हुए, और पहली बार यहाँ पे उत्खनन का कार्य 1815 में कर्नल मैकेंजी द्वारा किया गया। उस समय जो कुछ मूर्तियाँ मिली वह भारत का जो पहला म्यूजियम बना था, कलकत्ता म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया।
और जो ग्रीन मार्बल कास्केट जिसमें से भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली थी, क्योंकि वो हिंदू था तो अस्थियां रख नहीं सकता था, उसने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन हरे संगमरमर रंग का जो बक्सा निकला था वह आज भी कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने विशेष रूप से स्तूपों की खुदाई किया और 4 तरीके की स्तूपों का उसने पता लगाया। पहला स्तूप यादगार स्तूप, मेमोरियल स्तूप, दूसरा अस्थि स्तूप, रेलिक स्तूप, और ये सब जो आप देख रहे हैं यह भौतिक स्तूप है, मनौती स्तूप, जिसकी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे छोटे छोटे स्तूप बना देते थे। हिंदू धर्म में छठ पूजा के समय वेदिका बनाते हैं, उसी तरह बौद्धों ने भगवान बुद्ध से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह मनौती स्तूप बनाए। तो ये मनौती स्तूप 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD, और इसकी संख्या लगभग 400 है। 369 बोटिप स्तूप इस कैंपस में निकले हुए हैं। तो ये सब जो है आपके बोटिप स्तूप है। और चौथा जो स्तूप है उद्देशिका, ऑब्जेक्टिव स्तूप, वो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। यूट्यूब में शॉर्ट लिंक में डाल देंगे। हाँ जी, एक सेकंड राजेंद्र जी, अभी आप हमें फिर से बताएं कि ये जब है तो ये क्या है? ये जो है चैत्य है। चैत्य माने होता है प्रेयर हॉल, प्रार्थना सभाघर। तो बौद्ध वास्तुकला जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आता है, पहला स्तूप जो महापरिनिर्वाण का सिंबल है, सिंबल ऑफ डेथ है। उसके बाद आता है विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा आता है चैत्य, प्रेयर हॉल, प्रार्थना सभाघर। और चौथा आता है पिलर, अशोकन पिलर, जो उनके आदेश या शिक्षाओं को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता लेख लिखे थे। हाँ, तो ये जो है चैत्य है, प्रेयर हॉल, प्रार्थना सभाघर। और शुंग पीरियड के बाद जो है कुषाण पीरियड है, 1st सेंचुरी AD से लेके 3rd सेंचुरी AD तक। मौर्य काल के बाद शुंग पीरियड था। हाँ, मौर्य काल के बाद शुंग पीरियड था। शुंग पीरियड के बाद जो है कुषाण पीरियड, और कुषाण पीरियड के बाद जो है गुप्ता पीरियड है। ठीक है। तो गोल्डन टाइम जो है इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का जो है वह गुप्ता पीरियड है। 4th सेंचुरी AD से लेके 6th सेंचुरी AD तक है। और ये सब जो आप अलंकृत ईंटें देख रहे हैं, कार्विंग, नक्काशी जो ईंटों पे है, ये सब गुप्ता पीरियड के हैं। 1500 साल पुराने हैं। 6th सेंचुरी AD के 1400 साल पुराने हैं। तो ये सारे जो है अलंकृत ईंटें जो गुप्ता पीरियड में बनाए गए, इन सारे ईंटों पे आपको अलंकरण मिलेगा, नक्काशी। और जितने एक्सलेंट स्टैचूज बने हैं, टेम्पल बने हैं, वह सब जो है गुप्ता पीरियड में बनाए गए। ये जो ईंटें हैं ये ओरिजिनल है कि बनाई गई, अभी नई लगाई हैं ये? नहीं, ईंटें जो ये एक्सकवेटेड रिमेन्स है, तो उत्खनित स्थल से निकले हुए जो चीजें एज इट इज है, उसको रिपेयर किया जाता है। लेकिन कोई भी नया मटेरियल नहीं लगा सकते, कोई नया ईंटें नहीं लगा सकते। ये ईंटें वही ओरिजिनल है? ओरिजिनल ईंटें ही है। इसमें हाँ, अगर ईंटें निकल रहे हैं तो उस समय जो मटेरियल सीमेंटिंग जो यूज होती थी, वो सीमेंटिंग ये इस समय कर सकते हैं। ये देखिए अशोकन पिलर है, यहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह निकला है, लॉ एंड कैपिटल। तो अशोक यहीं से निकला है, वो इस समय म्यूजियम में रखा गया है। ओके। भगवान बुद्ध ने यहीं पे संघ का निर्माण किया था। अच्छा। जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न चलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो यहीं से हुआ है। तो बुद्ध ने जो पहला संघ बनाया, 5 ब्राह्मण और 55 व्यापारी वर्ग के थे श्रेष्ठी, 60 भिक्षुओं के साथ मिलकर पहला संघ का निर्माण किया था, जिसमें 55 वाराणसी से ही थे। और उन्होंने संघ का निर्माण करने के बाद भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए लॉयन कैपिटल में आपको 4 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है। चारों दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये जो 5 पिलर देख रहे हैं, ये एक ही पिलर था। अच्छा। ये सब एक पिलर था, इसी के ऊपर सारे पत्थर लगे हुए थे। और इसको चुनार के बलुआ पत्थर का एकास्म पत्थर, मोनोलिथिक पिलर कहते हैं। इसी के ऊपर लॉयन कैपिटल था। इसकी जो हाइट है 15.25 मीटर है। और 250 BC में अशोक ने इसको बनवाया था, पहले संघ के निर्माण के उपलक्ष्य में। और ये लिपि क्या है? ये लिपि आपकी जो है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी है ये? हाँ, ब्राह्मी लिपि जो है सिंधु लिपि से डेवलप होके आई है। और सिंधु लिपि से ही, ब्राह्मी लिपि से डेवलप होके देवनागरी लिपि आई है। हम जो लिपि आजकल लिखते हैं, हमारी जो भाषा है हिंदी है, लिपि देवनागरी है। बोली हमारी खड़ी बोली है। वैसे ही इसकी जो है भाषा प्राकृत है, लिपि इसकी जो है ब्राह्मी है, बोली इसकी मगधी है।
ऊपर की 4 लाइन जो है मौर्यन पीरियड के हैं, सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं कि कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विभाजन का काम करेंगे, विघटन का काम करेंगे, तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना के विहार से बाहर निकाल दिया जाएगा। 4 लाइन के बाद जो 2 लाइन है वो कुषाण काल का है, जो कौशाम्बी के राजा अश्वघोष के 14वें साल में लिखा गया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राज प्रश्रय दिया था। आखिरी के 2 लाइन जो है गुप्त काल के हैं, जो सावस्तीन के आचार्यों के उपदेश लिखे हुए हैं कि सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। 412 एडी में फाइहान सारनाथ आता है, 629 एडी में वेनसांग सारनाथ आता है। दोनों ने अपने ट्रेवल लॉग में इसके बारे में उल्लेख किया था। आर्कोलॉजिस्ट इसको खोज रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसकी सफलता मिली है जर्मन आर्कोलॉजिस्ट F.O. आर्टेल को 1905 में। इन्होंने इसकी खुदाई किया और उन्हें लॉयन कैपिटल मिला। उन्हें 476 मूर्तियाँ मिली, 41 अभिलेख मिले। तो सबसे ज़्यादा खजाना अगर किसी को मिला है तो F.O. आर्टेल को मिला है, और वो सब चीज़ें बाद में म्यूजियम में रख दिया गया है। लॉयन कैपिटल में 24 तीलियों के 4 चक्र हैं, जो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में लिया गया। और चक्र जो है वो बुद्ध की फर्स्ट टीचिंग का सिंबल है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। उसमें जो 24 तीलियां हैं वो भगवान बुद्ध की टोटल टीचिंग को भी बताते हैं। 12 दुख से जुड़ा है, 12 ज्ञान प्राप्ति का है। वो हम आपको धमेक स्तूप के पास बताएंगे। 26 जनवरी 1950 को लॉयन कैपिटल भारत का नेशनल एम्बलम बना। लॉयन कैपिटल के ऊपर 32 तीलियों का एक चक्र है, तो लॉयन कैपिटल और 32 तीलियों का चक्र सुप्रीम कोर्ट का सिंबल बना। अशोक ने अपनी लड़की और लड़के महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उन्होंने बोधि वृक्ष की एक शाखा ले जाके श्रीलंका अनुराधापुरम में लगाया था। जब आक्रमणकारियों ने असली वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो उसकी एक शाखा लाके यहाँ पे 1931 में लगाया गया है सारनाथ में। उसके जो पीपल के पत्ते हैं वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न का सिंबल बना। तो सारे सिंबल्स यहीं से गए हैं। और ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म है, ये पॉलिश सैंडस्टोन है। अभी क्योंकि ग्लास लगने की वजह से आपको इतनी पॉलिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप म्यूजियम में जाएंगे और देखेंगे कि लॉयन कैपिटल पे ऐसे ही पॉलिश है, और लगेगा आपको कि ये हर साल इसको पॉलिश किया जाता है। 2300 साल पहले एक ही बार उसको पॉलिश किया गया था। और क्या मटेरियल यूज किया गया आज तक लोगों को पता नहीं चला है। उस समय जो है, इस समय जो धोलावीरा गुजरात में जो भी खुदाई में निकला है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें भी जो है 5000 साल पुराना पॉलिश स्टोन निकला है। लेकिन ये टेक्निक मॉडर्न पीरियड के बाद से भारत से विलुप्त हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी लड़की हेलेना से हुआ था। तो चाणक्य का भी निर्देश था कि भारत की टेक्निक बाहर न जाने पाए। और अशोक के समय में जब ग्रीक्स उनके कोर्ट में ही, उसके दरबार में ही रहने लगे थे, तो ये टेक्निक बाद में उसके बाद खत्म हो जाती है। तो यही है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, जहाँ बुद्ध ने पहली बार संघ का निर्माण किया था। हाँ जी, ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। इसका नाम है मूलगंध कुटी विहार। मूल माने ओरिजिनल, गंध माने फ्रेगनेंस, कुटी माने हट, विहार माने रेजिडेंस। यहीं पे भगवान बुद्ध का निवास स्थान था और इन्होंने पहला वर्षावास यहीं पे व्यतीत किया है। ये जो स्टोन का 2 पिलर देख रहे हैं ऊपर, उसी के बीच में भगवान बुद्ध का निवास स्थान था और इन्होंने पहला वर्षावास यहीं पे व्यतीत किया है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा 3 महीने तक बौद्ध भिक्षु एक ही स्थान पर बैठ के ध्यान और तपस्या करते थे। तो ज्ञान देने के बाद जो है एनर्जी जो है दूसरों को बांटने के बाद फिर से एनर्जी को रिकलेक्ट करने के लिए बुद्ध ने यह प्रथा बौद्ध धर्म में चालू किया। जैनियों में 4 महीने का होता है, चतुर्मास कहते हैं उसे, और यह जैनी बौद्धों में 3 महीने का होता है। तो पहला वर्षावास बुद्ध ने यहीं पे व्यतीत किया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए। लकड़ियों से इसकी रेलिंग किया गया। मॉडर्न पीरियड में 4th सेंचुरी BC में, 3rd सेंचुरी BC में लकड़ियों की जगह पत्थरों से रेलिंग किया गया। शुंगा पीरियड में टोटल पत्थरों पर उस पर कार्विंग किया गया। कुषाण पीरियड में हॉल बनाया गया, छत बनवाए गए और वह छत गिर न जाए इसलिए दीवालों को मोटा करते गए और 18 मीटर स्क्वायर में मोटे मोटे दीवार निकले हैं। गुप्ता पीरियड 5th सेंचुरी AD में यहाँ पे 61 मीटर ऊंचा मंदिर बनवाया गया। उस समय जो चाइनीज यात्री वेनसांग जब आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में, हर्षवर्धन का कार्यकाल है 606 से लेकर 647, 629 में जब वो सारनाथ आता है तो उसने लिखा कि यहाँ पे 61 मीटर 200 फुट ऊंचा मंदिर था। भगवान बुद्ध की जो है सोने की भी प्रतिमा थी, चांदी की भी प्रतिमा थी, तांबे की भी प्रतिमा थी, सोने के फल लोग दान देते थे और भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठी हुई भी मुद्रा थी जो
सारी मुद्राएं यहाँ पे रखी हुई थी। और उस समय 30 मोनास्ट्री बिहार थे, 1500 बौद्ध भिक्षु हीनयान संप्रदाय के एक साथ बैठ के ध्यान और तपस्या कर सकते थे। इतना विशाल और भव्य मंदिर बना था। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम, 1851 में जो है कर्नल मैकेंजी, 1851 में मेजर किट्टो और 1905 में F.O. आर्टेल ने भी इसको खुदाई किया था। और उन्हें जो है 1905 में भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति, जो चुनार के बलुआ पत्थर का बना हुआ था, वह मूर्ति जो है इस समय म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इस म्यूजियम में लॉयन कैपिटल के बाद, अशोक के सिंह स्तंभ के बाद दूसरा मास्टरपीस जो है वह भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठी हुई गुप्तकालीन मूर्ति, वह म्यूजियम में रखी हुई स्कूल ऑफ आर्ट सारनाथ का है। वो यहीं से निकला है और दूसरा मास्टरपीस वो म्यूजियम में रखा हुआ है। बोलिए इसके बारे में कुछ। ये तो हमने इसकी वही बताया ना? वही है। हाँ वही। बोलिए जी। हाँ, ये पंचायतन टेम्पल है। यहीं पे भगवान बुद्ध ने जो है संघ बनाने का निर्णय श्रेष्ठियों के साथ मिलकर लिया था और लोकतंत्र की स्थापना बुद्ध ने यहीं पे किया था। विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म जो है बुद्ध के समय में हुआ 6th सेंचुरी BC में, जब उन्होंने विहार में महिलाओं को भी प्रवेश का अधिकार दिया। महिला और पुरुष को एक समान अधिकार बुद्ध ने दिया। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें महिलाओं शूद्रों की स्थिति काफी दयनीय थी और उन्होंने जो शूद्र जिन्हें धार्मिक क्रियाओं में प्रवेश से वर्जित थे उन्हें भी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को एक ही पंगत में बैठा के ध्यान और तपस्या करने का अधिकार ये बुद्ध ने दिया। तो लोकतंत्र का जन्म बुद्ध के समय में हुआ 6th सेंचुरी BC में। पूरे विश्व में पहली बार लोकतंत्र का जन्म बुद्ध के समय में हुआ और विश्व में सबसे पहले लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत भी बुद्ध ने ही किया। और ये जो 5 सीट देख रहे हैं इस पे 5 भिक्षु बैठते थे जो पंचशील का बड़ी कठोरता से पालन करते थे। पंचशील झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। इन 5 सीलों का जो कठोरता से पालन करते थे वही बौद्ध मठों में जो भिक्षुओं के अंदर जो विवाद उत्पन्न होता था उसका समाधान करते थे और इस समस्या का समाधान करते थे। धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हुआ कि भारत में जो सरपंच या पंच परमेश्वर और जो पंचायती चुनाव का जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से निकला है। तो डेमोक्रेटिक जुडिशरी सिस्टम की स्टार्ट भी बुद्ध ने ही किया उस समय। और इसके बाद जो है यहाँ पे पंचायतन टेम्पल का वास्तुकला भी निकल के आया और बाद में बुद्ध की मूर्ति सेंटर में और 4 उनके शिष्यों की मूर्ति लगा के 5 शिखर का पंचायतन मंदिर का आकार दिया। ये सारे ईंटें जो है गुप्त काल के हैं, तो ये गुप्तकालीन ईंटें हैं। इसके बारे में बताएं और चलते चले। ये पूरा जो है मूलगन कुटी बिहार का ही प्रांगण था। जैसे इस समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसी तरीके से यह जो है बौद्धों का कॉरिडोर था। एक विशाल मंदिर का जो निर्माण था कि 61 मीटर ऊंचा मंदिर और उसके बीच में जो है 1500 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठ के ध्यान तपस्या कर सके और ये पूरा जो हॉल यहाँ से वहाँ तक गया था। तो यह एक बौद्धों का बहुत बड़ा कॉरिडोर था और उसके स्तूप के बाद जो इसका जो सेंटर था वह यह टेम्पल था मूलगन कुटी बिहार। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी 600 साल से ज़्यादा समय तक यह मिट्टियों के नीचे दबा हुआ था और यह टोटल मिट्टियों के नीचे दबा हुआ था। इसके ऊपर लोग खेती करते थे और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जो है नील की खेती इस पर करना शुरू किया और इस पर नील की भी खेती होती है। यदि वो स्तूप न टूटा होता 1794 में तो इसके बारे में आज तक खुदाई नहीं हुई होती और ये डिस्कवर नहीं हुआ होता। तो जगत सिंह द्वारा जो स्तूप तोड़ा गया उसके बाद ही इसकी जो है इस स्थान को डिस्कवर किया गया था। मूलगन कुटी बिहार का ही पार्ट था और उसके ये मोनास्ट्री के रूप में यूज हुआ। बाद में हॉस्पिटल बनाया गया 8वीं शताब्दी के बाद और ये कुआं था जब ये सूख गया तो 8वीं शताब्दी के बाद वाटर स्टोरेज के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो ये औषधि केंद्र था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में 1851 में मेजर किट्टो ने इसको एक्सकवेट किया था और उनको हॉस्पिटल के इक्विपमेंट मिले थे।
विहार है। और ये जो मंदिर, दोबारा बोलिए। हाँ, ये मूलगंज कुटी विहार जो सामने मंदिर था वो 61 मीटर ऊंचा था। तो लगभग 2 गुना ये जो स्तूप का हाइट देख रहे हैं, इसका 2 गुना ऊंचा मंदिर था ये। तो कितना भव्य और विशाल कॉरिडोर बनाया गया था बौद्धों का। धमेक स्तूप, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किया था। और जिस समय धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उन्होंने किया था, यह टोटल जंगल था, डियर पार्क था, और पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने 5 भिक्षुओं के सामने पहला उपदेश दिया था। इसके बाद जो है इस स्थान को जो है लकड़ियों से इसकी रेलिंग करके इसकी पूजा की जाती थी। और जब अशोक आया तो उसने यहाँ पे स्तूप बनवाया। जब अशोक ने स्तूप बनवाया था तो यह केवल 8 मीटर था। कुषाण पीरियड में इसको 16 मीटर किया गया और गुप्ता पीरियड में इसको 30 मीटर किया गया। 3 बड़े राजाओं ने इस स्तूप को बड़ा किया है। लेकिन हर्षवर्धन के कार्यकाल में और पाल डायनेस्टी और गढ़वाल डायनेस्टी के समय में भी स्तूप की मरम्मत किया गया। इस स्तूप को 2 बार खोला गया है, 1835 में, 1905 में। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्तूप के ऊपर चढ़ के स्तूप में बोरिंग करता है, होल बनाता है, ताकि उसे बुद्ध की अस्थियां मिल जाएं। लगभग 3.5 मीटर खुदाई के बाद ही उसे 11वीं शताब्दी का 1026 एडी का पाल डायनेस्टी का एक शिलालेख मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यही हुआ है। और उसके नीचे तक खुदाई करता है तो उसे 6ठी या 7वीं शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है, जिसपे लिखा रहता है ये धम्मा हेतु प्रभाव, धर्म का प्रभाव यहीं से शुरू हुआ। और नीचे तक वो जाता है तो उसे मॉडर्न पीरियड, उसके बाद जो है कुषाण पीरियड और गुप्ता पीरियड, ये जो प्रेजेंट आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये गुप्ता आर्किटेक्चर है। तो सारे पत्थरों पे जो अलंकरण किया गया, नक्काशी कार्विंग्स की गई है, यह गुप्त काल में किया गया है, 4th सेंचुरी एडी में, 450 एडी में। और इसमें सारा जो है आप देखिए स्वास्तिक बना है, कमल के फूल बने हैं। तो ये सारा अलंकरण गुप्ता आर्किटेक्चर को बताता है। इसकी जो हाइट है वो 33.35 मीटर है, हाइट जो है 39.5 मीटर है। और इसका जो डायमीटर है, परिधीय व्यास है, यह 28.5 मीटर है। और इसके व्यास परिधि में आपको 8 नीचे मिलते हैं, आले हैं, ताखे हैं जो खिड़की नुमा लग रहे हैं। ये टोटल 8 है। ये भगवान बुद्ध के 8 पवित्र स्थानों की इसमें मूर्तियां लगाई गई थी और अष्टांगिक मार्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8 पवित्र स्थानों की उनकी जो मूर्तियां इसमें लगाई गई थी, 4 स्थान लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, जन्म मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, और 4 अन्य स्थान जहाँ उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, वो है राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और सांकास्या। उनसे जुड़ी हुई उस स्थान को इंडिकेट करते हुए इस पे उनमें मूर्तियां लगाई गई थी। ये गुप्तकालीन सारा अलंकरण आपको दिखाई दे रहा है। इसके स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ने इसको अडॉप्ट किया है। और सिंबल ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी और हम लोग ये थाई मंदिर पे आए हैं और इसका नाम है वाट थाई। वाट बने, वाट को थाई लैंग्वेज में मंदिर को वाट कहा जाता है। तो ये वाट थाई है, थाई मंदिर है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की 80 फुट 9 इंच की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है, जो स्टैंडिंग प्रीचिंग पोस्चर में है। तो यहाँ का मेन आकर्षण जो है वो 80 फीट बुद्धा की मूर्ति है, वो हम देखेंगे। और यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है लॉयन कैपिटल की रेप्लिका भी रखी गई है। जब तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान में बामियान की एक बहुत बड़ी मूर्ति 2000 में ग्रेनाइट से तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने निर्णय लिया कि बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति बनाएंगे। और लेकिन उनको परमिशन मिला केवल 80 फुट का ही, तो उन्होंने 80 फुट बुद्ध की मूर्ति बनाई यहाँ पे। बौद्ध विहारों में एक खास विशेषता है कि इन्होंने जो है गार्डनिंग को डेवलप किया है, उद्यान। हिंदू ऋषि मुनि सन्यासी हिमालय या नदियों के किनारे जो है ध्यान तपस्या करते थे। जैनी जो है डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया को उन्होंने प्रेफर किया था। बौद्धिस्टों ने जंगल और गार्डनिंग उन्होंने डेवलप किया। तो बौद्ध मंदिरों में और बौद्ध मठों में, विहारों में गार्डनिंग को डेवलप करने की एक प्रथा चल गई थी। इसलिए हर बौद्ध विहार में अच्छे अच्छे आपको उद्यान देखने को मिलेंगे।
बाएं साइड पे जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान है। आज भी बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं और भारत से ही हैं, कुछ विदेश से भी आते हैं, थाईलैंड के भी रहते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान है। उस एरिया में जो है प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वो ध्यान और तपस्या करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, ये यहाँ पे इसकी रेप्लिका बनाई गई है। ओरिजिनल जो है म्यूजियम में रखा गया है और ओरिजिनल पे जो है साइनिंग है। तो 4 लायन मैंने बताया, वो चारों दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार संघ का निर्माण किया था वहाँ पे ही लायन कैपिटल बनाया गया था। और इसमें जो है अलंकरण किया गया है, पशुओं को दिखाया गया है। जो घोड़ा है उनके गृह त्याग का, महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है। ये चक्र जो है बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र है, जो उनकी टोटल टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। और शेर उनकी शाक्य डायनेस्टी, शाक्य वंशी थी और शाक्यों का जो रॉयल सिंबल था वह शेर है। हाथी उनकी माता के स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि उनके जन्म से पूर्व ही उनकी माता ने एक स्वप्न देखा था कि एक सफ़ेद रंग का हाथी नीला कमल लेके उनके गर्भ में प्रवेश करता है। उसके बाद उन्होंने जो है साधु सन्यासियों, ब्राह्मणों से, ज्योतिषाचार्यों से उनके पति ने सलाह लिया। सभी ने ये कहा कि यदि यह बालक जो है महल में रहेगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और महल का त्याग करेगा तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनकी माता के स्वप्न से जुड़ा भगवान बुद्ध की मंदिर है वाट थाई। और यह जो है ब्लेसिंग पोस्चर, आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये सबको आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में भी बैठे। और उनके जीवन से जुड़े हुए 4 स्थानों का उस पर वर्णन किया गया है। पहला लुम्बिनी है, दूसरा जो है बोधगया है, तीसरा सारनाथ है, चौथा कुशीनगर है। तो लुम्बिनी जो है जन्म, एक बालक है, जन्म के बाद ही जो है वो कहा जाता है कि 7 पग भी चले थे और 7 कमल के फूल खिले थे और आकाश की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो ये लुम्बिनी को बताता है। ये बोधगया है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और सारनाथ और कुशीनगर, ये चारों की जो है यहाँ पे इन लोगों ने पेंटिंग किया है। डे 5 रिटर्न टू दिल्ली। अभी ये फ़्लाइट रेडी है, बस बोर्डिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। सो बाय बाय वाराणसी। कभी फिर भगवान ने चाहा तो वापस आएंगे। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरे वाराणसी टूर का ये पार्ट 3 है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। अब मैं जैसे प्रॉमिस किया था पिछली वीडियोस में, मैं इस टूर को सम अप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वाराणसी नाम क्यों रखा, कैसे पड़ा। ये 2 रिवर्स, 2 नदियाँ, वरुणा और अस्सी, ये वहाँ पे है जो कि गंगा में मिलती हैं। इन दोनों को वरुणा और अस्सी के नाम को मिला के नाम बनाया गया वाराणसी। तो यहाँ पे आप कहीं से भी आएँ तो सबसे पहली बात यही होती है कि आप रहेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे गंगा घाट के लंका से लेकर और दशाश्वमेध घाट तक हर जगह पे आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। बहुत अच्छे होम स्टेज हैं, अच्छे होस्ट हैं। मुझे भी बहुत अच्छे होस्ट मिले थे। और होटल्स तो है ही हैं, और बहुत अच्छे होटल्स हैं जो कि बिल्कुल गंगा के किनारे भी हैं और थोड़ा सा दूर से भी हैं। लेकिन वहाँ मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे तो आपको वहाँ टैक्सी नहीं लेना, क्योंकि गलियाँ बहुत संकरी हैं, बाज़ार बहुत भीड़ वाले हैं, बहुत कियोटिक ट्रैफिक है। तो सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, आप ई रिक्शा लीजिए, साइकिल रिक्शा लीजिए, और या फिर आप सोलो हैं तो ओला बाइक ले लीजिए, जैसे मैंने किया था। तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा और आप पूरा का पूरा बड़े आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद फूड, लोकल फूड आप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोकल फूड के मैंने बहुत सारे उसमें फ़ोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो मस्ट ट्राई है, बहुत अच्छा खाना है। और ध्यान से खाना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक देकर। उसके बाद शॉपिंग है, तो शॉपिंग वहाँ पे बहुत अच्छी बनारसी साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो आप दशाश्वमेध प्लाज़ा जो है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास में है, वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है।
मेरे वीडियोज़ में भी वो आपको दिखाई देगी। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, मस्ट सी इन बनारस इज़ सुबह बनारस। अमेजिंग, टेरिफिक, डिवाइन फीलिंग। सुबह 5 बजे उठ के आप 80 घाट पे जाइए, सूर्योदय से पहले सनराइज़ का नज़ारा लीजिए, ठंडी ठंडी हवा और लहर, गंगा की लहरें देखते हुए आप वहाँ पे चाय पीजिए, नमकीन चाय, ब्लैक टी, नमकीन, नींबू डाल के। और फिर वहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, आरती होती है पहले, भव्य आरती है। आरती के बाद फिर वहाँ पे एक शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है। शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम के बाद फिर योगा होता है। बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाने में 2-3 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक तो है लंका में पहलवान की लस्सी, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रबड़ी, पिस्ता और वो केसर, और फिर उसके बाद गुलाब जल वगैरह डाल के देते हैं, बहुत आनंद आएगा। और ठंडाई तो ऑफ कोर्स, आप बनारस जाएंगे, ठंडाई और पान नहीं खाया तो फिर क्या किया। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजना ताकि मैं और वीडियोज़ में और आपको अच्छा कर सकूँ। थैंक यू।